So friends, we were discussing about the relative humidity. हम लोगों ने सापेक्षिक आर्द्रता की बात की, फिर सापेक्षिक आर्द्रता के आधार पर यह बात समझ में आ गई थी कि वर्षा कैसे होती है। तो वर्षा के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए। वर्षा के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण। तो फिर वर्षण क्या है उसकी थियरीज पढ़ लिए, दोनों लिखने के लिए मेंस का क्वेश्चन किया। उसके बाद वर्षण के प्रकार इनकी बात की। तो वर्षण के प्रकार पर भी मेंस का एक क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार की वर्षा होती है और उनके लिए संबंधित भौगोलिक दशाओं का विवरण दीजिए। इस पर बात हम लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ा था उसका जो क्वेश्चन बनता है वो ये। वर्षा के प्रकार तथा उनसे संबंधित भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बना, ये आपका प्रश्न हो गया 200 शब्दों का। 200 शब्दों में लिखना है और इसके लिए मार्क्स हो जाएंगे 15। तो वर्षा के आपको 3 प्रकार पता है। पहले हमने आपको पर्वतीय वर्षा बताई, तो पर्वतीय वर्षा और पर्वतीय ढाल इन सब की आप बात लिखेंगे। फिर हमने आपको चक्रवाती वर्षा बताई, कहाँ होते हैं, उष्णकटिबंधीय सागरों में, उनके तटवर्ती क्षेत्रों पर। संवहनी वर्षा, ये उष्णकटिबंधीय तटवर्ती क्षेत्रों पर। तो इन तीनों पर आप अगर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा वर्षा का इंट्रो देते हुए इनको 3 टुकड़े में बांट लेंगे। तो इस तरीके से लगभग आपके 200 शब्द हो जाएंगे और 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो सिंपल आप वर्षा को बता देंगे कि जब कोई आर्द्र वायु अति संतृप्त होती है तो उसमें उपस्थित जो नमी है उसकी एक मात्रा उसकी क्षमता से ज्यादा हो जाती है। तो उस अतिरिक्त नमी का नीचे गिरना ही वर्षा है। और वर्षा को भौगोलिक कारकों के आधार पर 3 प्रकारों में रखा गया है। पहला पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा। ये इंग्लिश में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड मेंशन द एसोसिएटेड geographical factors। ये है wait not more than 200 words, write in 200 words for the 15 marks। 15 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है। ये तो इसमें कंडीशंस बता देंगे कि कब सैचुरेट से सुपर सैचुरेट होगी एयर, कब जब वायु ऊपर उठेगी और ऊपर उठती हुई ये अब ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल। तो भौगोलिक कारक बताने होंगे आपको। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वर्षण के रूप, यानी कितने रूपों में नमी नीचे आती है। तो जिसमें हमने आपको कई दशाएं लिखाई, जिसमें फॉग बताया, फिर ड्यू बताया यानी कोहरा, ओस, फ्रॉस्ट बताया, तुषार बताया, ओला बताया। ये वर्षा के अलावा रूप हैं। तो वर्षा में जो आती है देखा जाए तो बूंद और बूंदिका नीचे आती है। तो अगर बूंद और बूंदिका नीचे आने में सफल हो जाती है
धरातल तक पहुंच जाती है तो फिर इसे हम वर्षा कहते हैं, दैट इज रेन। अब फॉग क्या है? फॉग हो गया कि जो बूंदिकाएं हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो ऊपर की वायु से नीचे तो आती हैं लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, बीच में ही लटकी रह जाती है, यानी सस्पेंडेड रहती है। तो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट इनटू एयर इज कॉल्ड फॉग। जब ये बात कही गई, जरा गौर से देखना शब्द को, तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक बना वो टॉपिक हो गया फॉग। कोहरा। तो कोहरा को हमने डिफाइन किया, वायु में निलंबित जल बूंदिकाएं कोहरा कहलाती है। अब ये लिख तो दिया हमने, लेकिन अगर इसे हम इसी सेंटेंस को क्रॉस चेक करें तो हमने आपको ये भी बताया है कि अगर एयर में ड्रॉपलेट्स लटकी हैं, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, तो वो क्लाउड भी है, बादल भी हो सकता है। बादल में भाप और ड्रॉपलेट्स दोनों होती हैं। तो अब ये जो थोड़ा सेंटेंस है वो एम्बिगुअस सा हो गया, यानी बहुत क्लियर नहीं है। तो अब मतलब क्या हुआ, अगर हम फॉग को बिल्कुल सही ढंग से करें तो यहां एक शब्द बढ़ा दें तो बिल्कुल सटीक डेफिनेशन हो जाएगी। निचली वायु में निलंबित जल बूंदिकाएं कोहरा कहलाती है। तो निचली वायु में निलंबित जल बूंदिकाएं कोहरा कहलाती है। सस्पेंडेड water droplets into lower strata of air. कहने का मतलब ये हुआ कि ये धरातल है, अर्थ सरफेस है ये, और इस अर्थ सरफेस के ऊपर ये वायु की परतें हैं, ये लेयर्स हैं। तो इस लाइन को जो ऊपर खींच दें, ये कह दें ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। तो ये पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस है, और ये क्षोभ सीमा है। जिसको हम लोग ट्रोपोपॉज कह रहे हैं। अब इसमें हमने कहा कि ड्रॉपलेट्स हैं, तो अगर ड्रॉपलेट्स ये यहां पर उपस्थित हैं, नीचे की वायु में जमीन से करीब 1-1.5 मीटर ऊपर अबाउट 1 मीटर अबव ये यहां पर ये ड्रॉपलेट्स
उपस्थित है। अगर यही ड्रॉपलेट्स फाइव 500 मीटर से ऊपर कहीं हैं, इनमें वाटर वेपर भी हो सकती है, तो अब इनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है क्लाउड्स यानी बादल, और यही जो जमीन से मुश्किल से 1 या 1.5 मीटर ऊपर हैं, अब इन्हें हम फॉग या कोहरा कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल में बहुत कम ऊंचाई पर ये जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन अभी जमीन पर नहीं पहुंचे हैं, ये है। ये बात अलग है कि वायुमंडल में दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं पाई जाती। कौन कौन? या तो क्लाउड्स होते हैं या फिर फॉग होता है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने आपको दोनों का डायग्राम एक साथ बना दिया है, लेकिन यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कोहरा एवं बादल वायु में एक साथ उपस्थित नहीं रहते। ये कंसेप्ट याद रखना है। क्या हमने कंसेप्ट लिखाया है कि क्लाउड्स एंड फॉग do not exist into air together। ये एक साथ हमें वायु में कभी नहीं मिलते। लेकिन फिर भी अगर कोई कह दे कि फॉग क्या है, तो जो फॉग है अत्यंत कम ऊंचाई कि बादल ही कोहरा है। लेकिन जो बादल के लिए जो अनिवार्य दशाएं हैं बनने के लिए, और जो कोहरा के लिए जो अनिवार्य दशाएं हैं, वो एकदम ठीक उल्टी होती हैं। इसीलिए कभी भी कोहरा और बादल एक साथ उपस्थित नहीं रहते। तो अत्यंत कम ऊंचाई के बादल ही कोहरा जैसे हैं। ये सेंटेंस आ जाता है कभी कभार लिखने के लिए मेंस वगैरह में, तो लिख लें। The clouds of very low heights are fog। ये है। तो अब जरा समझना है कि बादल कब बनते हैं। तो बादल बनने के लिए हमें जो है वो वॉप और ह्यूमिड गर्म और आर्द्र वायु धरातल पर चाहिए। लिख ले। बादल के निर्माण के लिए
गर्म आर्द्र वायु धरातल से ऊपर उठनी चाहिए, ऊपर उठनी चाहिए। ये चाहिए। तो बादल के निर्माण के लिए गर्म आर्द्र वायु धरातल से ऊपर उठनी चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स वार्म एंड ह्यूमिड एयर आप जानते ही हैं, जिसमें वाटर वेपर होती है, आर्द्र वायु उसी को कहते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स वार्म एंड ह्यूमिड एयर should be uplifted from the earth surface, from the earth surface। तो अर्थ सरफेस से ये वायु ऊपर उठनी चाहिए। कैसी वायु? गर्म और आर्द्र। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ से ये गर्म और आर्द्र वायु, गर्म है रेड पॉइंट, आर्द्र है ब्लू पॉइंट, अगर ये ऊपर उठ गई तो अब ऊपर जाकर के ये कैसी होगी? ठंडी होगी। और इसके ठंडे होने से अब क्लाउड्स बनते हैं। इसके लिए बादल को कम से कम आर्द्र वायु को कितना ऊपर जाना पड़ता है? 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, यानी जितना अधिक ऊपर उठती है वायु, ऊपर ठंडी होती जाती है और जलवाष्प जो यहाँ पर उपस्थित है वो जलवाष्प संघनित हो जाती है। और ये संघनित होकर के क्लाउड में बदल जाती है, बादल में बदल जाती है। ये कन्वर्जन है क्लाउड का। तो इसके लिए जो हमें दशाएं चाहिए, वो धरातल पर कैसी दशा चाहिए? हमेशा वायु होनी चाहिए वार्म, गर्म और आर्द्र यानी ह्यूमिड होनी चाहिए। तो अगर वायु गर्म और आर्द्र है तो इसके ऊपर उठने से बादल का निर्माण होता है। जबकि कोहरे के लिए धरातलीय वायु ठंडी, शुष्क, शांत होनी चाहिए। ये ऐसी चाहिए। फॉर द फॉग फॉर्मेशन air at the earth surface, air at the surface of earth
should be cold, dry और calm। ना तो उसमें पवन का वेग हो, ना वायु ऊपर उठ रही हो, न नीचे जा रही हो। इसका मतलब है कि फॉर द फॉग फॉर्मेशन एयर एट द सरफेस ऑफ अर्थ शुड बी कोल्ड, ड्राई एंड कॉम। जबकि बादल बनने के लिए नीचे की वायु गर्म, आर्द्र और ऊपर उठनी चाहिए, अशांत वायु चाहिए, और इसके लिए ठंडी, सूखी और शांत वायु चाहिए। यानी अब अगर हम लोग देखें, इसको विजुलाइज करें, तो बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। ये अर्थ सरफेस है और ये बिल्कुल निचली वायु है। अब यहाँ की जो वायु होनी चाहिए वो, अब हमने कहा कि ऊपर की वायु में तो हमने दूसरे डॉट पार्टिकल्स लगा दिए हैं। यहाँ वाटर वेपर चाहिए, लेकिन ये जो नीचे की वायु है ये कोल्ड होनी चाहिए। वाटर वेपर नहीं है तो ड्राई होनी चाहिए। अब समझ में आया? तो इस तरह की हमें एयर चाहिए। तो फिर कहां से अब यहां फॉग आ जाएगा? तो फॉग की उपस्थिति कहां से हो जाएगी? इस निचली वायु में, क्योंकि यहां तो नमी है ही नहीं। इट मीन्स यही जो नमी है ऊपर से नीचे आए, लेकिन बिल्कुल नीचे धरातल तक ना पहुंच पाए, तब ये फॉग कही जाएगी। तो फॉग के लिए ऊपर की वायु में भाप है। अगर भाप है तो वो गर्म होगी, और नीचे की वायु कैसी होगी? ठंडी। और ठंडी वायु में भाप के लिए जगह नहीं होती, लेकिन ये ठंडी वायु सघन होती है। तो अगर हम ये कह दें कि कोई लाइन खींच दें बीच में, ये रेड लाइन के नीचे ठंडी वायु है और ऊपर गर्म वायु है, तो अपर एयर इज वार्म, लोअर एयर इज कोल्ड एंड ड्राई। निचली वायु धरातल की ठंडी और सूखी है, लेकिन ऊपर की वायु में तापमान और कुछ भाप है, वाटर वेपर है। तो ऐसी स्थिति में जहां ये संपर्क होगा तो ऊपर की वाटर वेपर बूंद में बदल करके यहाँ नीचे उतरेगी, लेकिन सघन वायु की घनत्व ज्यादा है वाटर वेपर से, तो वो ठंडी होकर नीचे आई तो बूंदी का ड्रॉपलेट तो बन जाएगी, लेकिन कम घनत्व के कारण धरातल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यही तैरती हुई बूंदिकाएं हैं, फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स। और इन्हीं फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स को ही हम फॉग या कोहरा कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। इसीलिए बादल और फॉग एक साथ नहीं बनते, क्योंकि दोनों के लिए विपरीत दशाओं की जरूरत होती है। बादल बनने के लिए धरातल की वायु गर्म और आर्द्र होनी चाहिए, और जबकि कोहरा बनने के लिए धरातल की वायु ठंडी और सूखी होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो पढ़े हैं वो दशाएं ये पढ़े हैं, जरा समझना। क्षोभ मंडल हमने आपको पढ़ाया था, तो क्षोभ मंडल में हमने ये कहा था कि ये अर्थ सरफेस है। सामान्य दशाओं में हम यहाँ कह रहे हैं, ये सामान्य दशाओं की बात होती है जो रोजमर्रा की लाइफ है हमारी। सामान्य नॉर्मल कंडीशंस ये हैं, सामान्य दशाएं ये हैं। नीचे की वायु
गर्म रहती है और ऊपर की वायु ठंडी, ये वार्म है, और ऊपर की कोल्ड है, ये स्थिति होती है। और नीचे की वायु ऊपर जाते समय इसीलिए कहते हैं क्षोभ मंडल में तापमान कम होते जाते हैं। अब असामान्य दशाओं में क्या होगा कि अब नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म, ये असामान्य दशाएं हैं। तो नीचे की वायु गर्म ऊपर ठंडी, इससे क्या बनते हैं? इससे क्लाउड्स बनते हैं। यहां वायु की ऊपर हिस्से में संघनन हुआ, और जब यहां ठंडी वायु है तो यहां संघनन है, तो फॉग बनता है। क्योंकि दोनों विपरीत दशाएं हैं, इसीलिए कभी भी फॉग और क्लाउड्स एक साथ उपस्थित नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कोहरा तब पड़ता है जब आसमान में बादल नहीं होते। तो वी कैन एक्सपीरियंस द फॉग व्हेन द स्काई और वॉल्ट इज क्लियर एंड अर्थ सरफेस इज कोल्ड। सर्दियों में वायु ठंडी रहती है और नमी भी बहुत कम होती है, इसलिए ज्यादातर सर्दियों में फॉग की स्थिति रहती है। और गर्मियों में धरातल गर्म और भाप के कारण, तो जहां पर जिन क्षेत्रों में गर्मियां ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं, वहां पर वायु बादल निर्माण करने के लिए अधिक अनुकूल है। और जिस धरातल पर सर्दी ज्यादा है और शुष्क वायु है, तो वहां पर फॉग बनने की संभावना है। यानी फॉग किसी शुष्क दशा को, शुष्क मौसम को रिप्रेजेंट करता है, और बादल निर्माण आर्द्र दशाओं को रिप्रेजेंट करता है। जबकि दोनों स्थितियों में क्या है? सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स हैं, तैरती हुई बूंदिकाएं हैं। लेकिन गौर ये करना है कि गर्म वायु में ही आर्द्रता होती है, तो यहीं की ये जो आर्द्रता है वो जब प्रेसिपिटेट होकर के नीचे आती है तब फॉग बनता है। तो बादल तो केवल संघनन, कंडेंसेशन का परिणाम है, लेकिन फॉग संघनन के साथ साथ नीचे आने की प्रक्रिया, नमी की, यानी प्रेसिपिटेशन का भी परिणाम है। इसीलिए बादल को कभी भी प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत नहीं रखते, जबकि फॉग को प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के एक रूप के अंतर्गत रखते। अब किसी ने कहा कि ये सामान्य दशाएं हैं, ये तापमान का अनुक्रम है। नीचे का तापमान कैसा है? अधिक, और ऊपर का तापमान कम है। ये सामान्य दशाएं हैं, ऐसा ही अक्सर होता है। ये अनुक्रम है किसका? टेम्परेचर का अनुक्रम है, दिस इज तापानुक्रम। लेकिन अब यहाँ टेम्परेचर की उल्टी दशाएं हैं, ऊपर गर्म है और नीचे ठंडी है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन है, ये ताप व्युत्क्रमण है और ये ताप अनुक्रमण है। इसलिए कहा जाता है कि किस मौसम में कोहरा पड़ता है? जब ताप व्युत्क्रमण पाया जाता है। तो सामान्यतया हमारे धरातल सूर्य तप प्राप्त करके गर्म होते हैं और धरातल की गर्मी को नीचे की वायु धारण करती है, और धारण करके साथ में धरातल पर उपस्थित नमी भी वायु में शामिल होती रहती है। और ये भाप के विक्षोभ या डिस्टरबेंस क्षोभ मंडल में यानी वायुमंडल के निचले भाग में चलते रहते हैं। ये एक सामान्य दशा है, ताप अनुक्रमण है। तो नीचे की वायु गर्म, ऊपर की ठंडी। लेकिन यदि किसी कारण से अब ऊपर की वायु तो गर्म रह जाए और नीचे की वायु अगर ठंडी हो जाए, तो फिर इसे हम
ताप व्युत्क्रमण कहेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। तो दो कंडीशंस हैं। दिस इज द कंडीशन नंबर 1 सुटेबल फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन एंड दिस इज द कंडीशन नंबर 2 सुटेबल फॉर द फॉग फॉर्मेशन। ये कोहरा निर्माण के लिए उत्तरदायी है, फॉग फॉर्मेशन के लिए, ये बादल के लिए उत्तरदायी है। तो suitable for fog formation, and this is the condition, sorry, this is cloud formation, ये क्लाउड फॉर्मेशन के लिए है। एंड द सुटेबल कंडीशन फॉर फॉग फॉर्मेशन, ये फॉग के लिए है उत्तरदायी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉग क्या है? निचली वायु में, ये निचली वायु में तैरती हुई जल की बूंदिकाएं, सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स इनटू लोअर एयर इज फॉग। यही हमने आपको डेफिनेशन लिखाई थी। निचली वायु में निलंबित जल बूंदिकाएं कोहरा कहलाती हैं। सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एयर इज फॉग। क्लियर? ये है। फिर क्लियर किया कि अगर यही सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स वायु के ऊपरी भागों में है, कम से कम इनकी हाइट 500 मीटर है, तो इन्हें हम क्लाउड कहते हैं। और अगर यही हाइट इनकी जमीन से 1 मीटर रह जाती है तो फिर इसे हम फॉग कहते हैं। तो दिस इज व्हाट फॉग। अब चीजें, लेकिन दोनों कोहरा और बादल एक साथ उपस्थित नहीं रहते। तो कोहरा एवं बादल वायु में एक साथ उपस्थित नहीं रहते। क्लाउड्स एंड फॉग डू नॉट एग्जिस्ट इन द एयर टुगेदर। तो अत्यंत कम ऊंचाई के बादल ही कोहरे हैं, अगर कोई ऐसा कहता है। अगर एक सेंटेंस मीन्स का दिया जाता है, द हाइट्स ऑफ the clouds of very low height are the fog। क्या अत्यंत कम ऊंचाई के बादल ही कोहरा हैं? तो अब आप क्या बताएंगे? इसमें यस कहेंगे या नो कहेंगे? तो प्रथम दृष्टया बादल और कोहरे में निलंबित जलबूंदिकाएं होती हैं। कोहरे की ऊंचाई धरातल से 1 मीटर या उससे अधिक पाई जाती है, किंतु बादलों की ऊंचाई धरातल से 500 मीटर या उससे अधिक पाई जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अत्यंत कम ऊंचाई के बादल ही कोहरा हैं। किंतु मौसमी क्रिया विधि के आधार पर ये दोनों अलग अलग दशाओं में बनते हैं और अलग प्रक्रियाएं हैं। बादल गर्म और आर्द्र वायु के संघनन से उत्पन्न क्या है? एक मौसमी प्रक्रिया है। जबकि फॉग क्या है? ऊपरी वायु में संघनन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, तो ये वर्षण का एक रूप है, जबकि बादल वर्षण के अंतर्गत नहीं आते। तो फॉर द फॉग फॉर्मेशन द एयर एट द सरफेस ऑफ अर्थ शुड बी कोल्ड एंड ड्राई। तो अब हम लोगों से अगर कोई बादल और कोहरे में अंतर भी पूछता है तो वो हम अंतर भी बता सकते हैं, दशाओं को भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब दशा बननी चाहिए कैसी? टेम्परेचर इन्वर्जन की। अब टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे कैसे होगा,
इस आधार पर कोहरे के प्रकार होंगे। तो कोहरे के लिए जरूरी है कि किसी जगह पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो कोहरा बनने के लिए अनिवार्य मौसमी दशाएं लिख लें। कंडीशंस फॉर फॉग फॉर्मेशन। कोहरा बनने के लिए अनिवार्य दशाएं। तो पहला, अब जितना ऊपर पड़ा है उसी को कंक्लूड कर देना है। कौन कौन सी दशाएं बनी? नंबर 1, निचली वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि धरातल की सारी गर्मी नीचे से ऊपर चली गई, तो नीचे से ऊपर जाते समय किसी ने उसको रोका नहीं। तो निचली वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म रहनी चाहिए, ये लिख लिया हम लोगों ने। हाँ। अपर एयर वार्म, लोअर एयर कोल्ड, अपर एयर वार्म एंड लोअर एयर कोल्ड, ये कंडीशन चाहिए। तो इसका मतलब है कि धरातल की गर्मी ऊपर गई, किसी ने रोका नहीं। रोकता कौन है धरातल की गर्मी जब ऊपर जाती है? तो उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोकने का काम बादल करते हैं। आसमान बादलों से रहित, यानी आसमान साफ होना चाहिए कोहरा बनने के लिए, क्योंकि अगर ऊपर बादल हैं तो फिर हीट नीचे की जाएगी, बादल से टकरा के पुनः नीचे आ जाती है, वो रोक देता है ऊपर जाने से। तो आसमान बादलों से रहित होना चाहिए। Clouds should be free from, air should be free from clouds। ये स्थिति हो तो दो दशाएं जरूरी हैं। पहला, नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म कब हो सकती है? जब नीचे की गर्मी लगातार ऊपर निकलती जाए, और अगर निकल गई तो इसके लिए धरातल अब वहां कैसा रहना चाहिए था? सूखा होना चाहिए था। धरातल शुष्क होना चाहिए, क्योंकि अगर गीला होगा तो फिर गीले के साथ तय है भाप भी ऊपर जाएगी, तो ऊपर बादल बनते रहेंगे, तब कोहरा नहीं। धरातल शुष्क होना चाहिए। इसीलिए किसान कहता है कि कोहरा वगैरह ना पड़े फसल के ऊपर तो खेत में सिंचाई, और सिंचाई अगर है तो धरातल नम होगा, तो धूप निकली तो धरातल गर्म होगा, तो गर्मी के साथ साथ ऊपर भाप भी जाएगी, बादल बनेंगे, और बादल बन गए तो फिर तुरंत यही हीट टकरा के बादलों से नीचे आती रहेगी, तब कोहरा नहीं पड़ता है। तो धरातल शुष्क होना चाहिए। ये तीन तरह की स्थितियां हमें चाहिए। तीन कंडीशंस यहां पर बताई गई, किसके लिए? फॉग के लिए। तब जाकर के हम लोग फॉग को समझ पाएंगे। लेकिन ये धरातल पर, जमीन पर बनने वाले कोहरे की दशाएं हो गई। कोहरा तो हमें सागर के तटों पर भी मिलता है। तो दो दशाएं अनिवार्य हैं। कौन कौन?
आसमान बादलों से रहित होना चाहिए और ऊपर की वायु गर्म और नीचे की वायु ठंडी होनी चाहिए। तो दो तो कंडीशंस हर तरह के कोहरे पर लागू होंगी, लेकिन धरातलीय कोहरा या पार्थिव फॉग पर ये धरातल शुष्क होना चाहिए। वो हम लोग उसको आगे बात कर लेते हैं। तो ये कंडीशंस हो गई फॉग निर्माण के लिए। तो फॉग में होता क्या है कि ऊपर की वायु की नमी, ऊपर की वायु गर्म है जिसमें नमी उपस्थित है, तो निचली ठंडी वायु के संपर्क में आने से जलवाष्प बूंदिकाओं में बदलती है, किंतु ये बूंदिकाएं निचली सघन वायु को पार कर धरातल तक नहीं पहुंच पाती, और जब नहीं पहुंच पाई तो लटकी हुई है, और लटके हुए को सस्पेंडेड कहते हैं। तो ये स्थितियां बनी। अब कैसे ये स्थितियां बनती हैं, तो उस आधार पर अब हम लोग कोहरे के प्रकार बताएंगे। टाइप्स ऑफ फॉग, कोहरा के प्रकार। पहला विकिरण कोहरा। विकिरण कोहरा, रेडिएशन फॉग। कुछ लोग इसको पार्थिव फॉग भी कहते हैं, दूसरा नाम हो जाता है इसका पार्थिव फॉग, टेरेस्ट्रियल फॉग। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड सरफेस हो गया, तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पड़ता है, तो महाद्वीपीय कोहरा भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल फॉग भी कहा जाता है। इतने नाम हमने दे दिए, रेडिएशन फॉग, टेरेस्ट्रियल फॉग, कॉन्टिनेंटल फॉग, ये एक ही प्रकार है। अब जब रेडिएशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हो जाएगा एडवेक्शन फॉग, अधिवहनी कोहरा। अधिवहनीय कोहरा, एडवेक्शन फॉग। तो पर्वतीय ढलानों पर भी दिखता है अपस्लोप फॉग। पर्वतीय ढाल का कोहरा। चौथा बाताग्री फॉग। बाताग्री कोहरा, फ्रंटल फॉग। ये चार हो गए मुख्य प्रकार कोहरे के। अब इन्हें मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे एडवेक्शन कम रेडिएशन फॉग, पहला दूसरा को मिला लिया। अपस्लोप कम एडवेक्शन फॉग। तो इस तरीके से कुछ लोग कोहरे को कई प्रकारों में, 6 या 8 प्रकारों में भी बांट देते हैं। लेकिन मूलतः अगर हम प्रक्रिया के आधार पर देखें तो कोहरा हमें 4 प्रकार का दिखा। बस हमें दिमाग में इतनी बात रखनी है कि नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें वो है रेडिएशन फॉग, विकिरण कोहरा। इस पर आते हैं अब जरा समझना है। रेडिएशन फॉग, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ऐसे हमने दिखाई यहां पर,
इट मीन्स ये सी हो गए, तो ये सागर है और ये लैंड है, स्थल है। ये स्थितियां हैं। अब अगर सूर्य प्रकाश इस पर गिरता है तो स्थल पर यहां बादल नहीं होते, तो हम लोग जानते हैं कि ये जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। कूल्स एंड वार्म्स फास्टर। तो जो महाद्वीप या स्थल का जो आंतरिक भाग होता है तटों से दूर होने के कारण ज्यादा सूखा रहता है। तो ड्राई सरफेस जो होते हैं वो महाद्वीपों के आंतरिक भाग होते हैं, और जो ड्राई सरफेस हैं वो बहुत तेजी से गर्म और ठंडे होते हैं। अगर ये गर्म और ठंडे तेजी से हो रहे हैं तो दिन में गर्म हुए और रात में ठंडे हुए, तो रात में या शाम के समय से इनकी ऊष्मा आसमान की ओर जाने लगती है। उसे हम पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। अगर सागर और स्थल समान रूप से सूर्य की किरणें प्राप्त करते हैं, इंसोलेशन इस पर भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन महाद्वीप शीघ्रता से गर्म होते हैं और शीघ्रता से ठंडे होते हैं, क्योंकि इनके पार्थिव विकिरण का मान ज्यादा होता है। तो पार्थिव विकिरण क्या है? पृथ्वी सतह जो सूर्य तप से गर्म हो जाती है, तो गर्म पृथ्वी सतह की ऊष्मा का अंतरिक्ष की ओर जो वापसी होती है उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। लिख लें। गर्म पृथ्वी सतह कौन सी? स्थल। अपनी ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर विकिरण के रूप में वापस भेजती है। जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ये हुआ। तो सबसे पहले पार्थिव शब्द सीखा। पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो सूर्य की गर्मी तो सागर की सतह पर भी है और महाद्वीप की भी सतह पर है। तो जब सागर गर्म होता है तो उससे गर्म गर्म भाप युक्त वायु ऊपर उठती है, जिसे हम संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? कन्वेक्शन कहेंगे। और जब धरातल गर्म हो गया तो धरातल पर नमी है नहीं, तो भाप नहीं है, तो फिर उसे हम कन्वेक्शन ना कह करके रेडिएशन कहते हैं। लेकिन इस रेडिएशन की जो ऊर्जा होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम और वेवलेंथ ज्यादा होती है। यानी अगर हमने ये कहा कि ये कोई शुष्क सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस पर बहुत ही
अधिक ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी से युक्त ये सनरेज आ रही है, इनको हम शॉर्ट वेव कहते हैं, लघु तरंगे। जब यही लघु तरंगे धरातल से टकराती हैं तो टकराने के बाद में अब इनकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है, तो जो वापसी होती है वो लॉन्ग वेव के रूप में होती है। इन्हें हम दीर्घ तरंगे कहते हैं। दीर्घ तरंगे मोटी रस्सियों की भांति होती हैं और लघु तरंगे पतले धागा के रूप में होती है। ये लघु तरंगे हैं। शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स। तो जो आगमन होता है वह लघु तरंगों के रूप में होता है और जो प्रत्यागमन होता है, जो वापसी होती है, वो लॉन्ग वेव्स के रूप में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में। दीर्घ तरंगों की जो भेदन क्षमता है वो कैसी होगी? कम होगी, और महीन तरंगों की भेदन क्षमता ज्यादा होती है। इसीलिए ये लघु तरंगें बादल वगैरह को पार करती हुई नीचे तक पहुंच जाती है। लेकिन जो लॉन्ग वेव है वो अगर धरातल से वापस अंतरिक्ष की ओर जा रही है और बीच में बादल ने रोका तो वो रुक जाएगी। और बादल कहाँ होंगे? जहां नमी होगी, अर्थात सागर आर्द्र सतह पर। लेकिन अगर ये कैसी है? शुष्क सरफेस है, ड्राई सरफेस है, तो अब यहां से जो वापसी होगी, ऊपर बादल नहीं होंगे, तो कौन सा विकिरण इन्हें वापस ले जा रहा होगा? दीर्घ तरंगों का रेडिएशन। और इन्हीं दीर्घ तरंगों को ही हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। यही पार्थिव विकिरण है जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। ये है साहब पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण क्या करता है? महाद्वीपों को शीघ्रता से ठंडा कर देता है, पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो अगर हम लोग ऊपर के सेंटेंस को गौर करें तो गर्म पृथ्वी सतह यानी स्थल अपनी ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर विकिरण के रूप में वापस भेजती है, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं या जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर वापस जाती है। सुविधा महाद्वीपों पर होती है, महासागर पर नहीं। महासागर पर जल होने के कारण वहां ऊष्मा जो नीचे से ऊपर जाती है वो संवहन के द्वारा जाती है। देख ले तो पहले इंग्लिश में लैंड सरफेस वार्म, गर्म, warm land surface sends their heat to space in the form of long wave. These long waves are called terrestrial radiation. इनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह देते हैं। अब ये अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ तो अब महाद्वीप ठंडे हो जाते हैं। Due to terrestrial radiation, continental surface become cool. पार्थिव विकिरण के कारण
महाद्वीपों की सतह ठंडी हो जाती है। पार्थिव विकिरण के कारण स्थल अथवा महाद्वीपों की सतह ठंडी हो जाती है। Due to terrestrial radiation, continental surface get cooled. Continental surface cools due to terrestrial radiation. अब अगर हम लोग देखें कि इफ इट इज द विंटर सीजन, यदि शीतकाल है तो वैसे भी सूर्य से गर्मी कम आ रही है, लेकिन शीतकाल में वायु शुष्क होती है, क्लाउड नहीं होते हैं, और क्लाउड ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोकते हैं। एंड विंटर आर मोस्टली विथ थिन और लेसर क्लाउड फॉर्मेशन। तो शीतकाल में बादल पतले या विरल या अनुपस्थित होते हैं, इसलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ऊपर जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन शीतकाल में वायु शुष्क अर्थात बादल रहित होती है। एयर ऑफ विंटर सीजन remains mostly cloudless. Clouds are the barrier for the terrestrial radiation to go into space. बादल पार्थिव विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। ये सब आपका समझा हुआ एक एक प्रोसेस अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। इसलिए शीतकाल में धरातल की गर्मी शीघ्रता से
अंतरिक्ष की ओर चली जाती है, धरातल की गर्मी मतलब पार्थिव विकिरण से चली जाती है, अंतरिक्ष की ओर चली जाती है, क्योंकि बादल विरल हैं या अनुपस्थित हैं। विरल हैं या अनुपस्थित हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अब सर्दियां आ गई हैं, तो अब सर्दियों में दिन में खूब धूप खिली, दोपहर गर्म हो गया, लेकिन ऊपर अगर बादल नहीं है तो शाम जल्दी ही ठंडी होने लगती है। और अगर सुबह धूप खिली, दोपहर के बाद बादल बनने लगे, तो समझ जाइएगा कि धरातल पर ऊष्मा आई और ऊष्मा को पानी मिल गया। या तो आसपास कोई झील है या सिंचाई के खेत हैं, तो उनसे इसने वाटर वेपर बनाई और वाटर वेपर ऊपर उठी तो फिर कंडेंस होकर के क्लाउड में बदली। तो जो सूखी जमीन से जो हीट वापस जा रही थी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अब उसको बादल रोक देंगे। तो लोग कहेंगे शाम के वक्त उमस हो गई, अब सर्दी नहीं है, तो कोई कहेगा बादल है। तो ये रोजमर्रा के ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें हम लोग महसूस करते रहते हैं। तो धरातल की गर्मी शीघ्रता से अंतरिक्ष की ओर चली जाती है, कब? शीतकाल में, क्योंकि बादल विरल हैं या अनुपस्थित हैं। और महाद्वीपों के आंतरिक भाग पर नमी की कमी होती है, बादल अनुपस्थित या विरल रहते हैं, इसीलिए महाद्वीपों के आंतरिक भाग का जो पार्थिव विकिरण मान होता है ज्यादा होता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी धरातल की गर्मी, रेडिएशन easily get transferred for space in winter season because of thin clouds oblique absence of clouds in the air। ये है, तो बादलों की कमी होती है या अनुपस्थिति होती है, इसलिए ये जल्दी से ये ठंडे हो जाते हैं। तो अब अगर धरातल ठंडा हो गया तो शाम से लेकर सुबह तक जो रात्रि काल है, अर्थ सरफेस रिमेन्स कूल। तो सिंस द इवनिंग टू मॉर्निंग, शाम से सुबह तक धरातल ठंडा रहता है। टेरेस्ट्रियल सरफेस मीन्स द लैंड सरफेस, टेरेस्ट्रियल से बहुत लोग भूल जाते हैं। लैंड सरफेस remains cool
oblique cold between evening and morning. अब इसके संपर्क में आई वायु भी ठंडी और सूखी होती है। इस ठंडे सूखे ठंडी शुष्क सतह के संपर्क की वायु भी ठंडी और सूखी हो जाती है। उसमें वाटर वेपर भी नहीं होती, ठंडी और शुष्क हो जाती है। The air in the contact of dry and cold surface becomes dry and cold. तो अब स्थिति क्या बन गई कि नीचे की वायु धरातलीय विशेषता के कारण ठंडी और सूखी, जबकि ऊपर की वायु कैसी होगी? रिलेटिवली वार्म। तो ऊपर की वायु कुछ गर्म रहेगी। ये धरातल कैसा है? कोल्ड एंड ड्राई। इसलिए एयर भी कैसी होगी? कोल्ड एंड ड्राई। लेकिन ये एयर धरातल के संपर्क में नहीं है, तो रिलेटिवली इट वुड बी वार्म एंड ह्यूमिड। ये है। तो यहां धरातल ही ठंडा और सूखा है, ठंडा एवं शुष्क धरातल। तो ठंडी शुष्क वायु ये ऊपरी वायु कैसी है? गर्म, और जो कुछ इसमें नमी हो आर्द्र। ये अब हमने कहा कि अगर यहाँ की ये वायु जो है, अब हम यहाँ थोड़ा इसका ग्रीन कलर यूज कर लें, ये यहाँ वाटर वेपर हैं। अगर ये वाटर वेपर इस ठंडी वायु से संपर्क में आएंगे तो ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे। यही ड्रॉपलेट्स अब निचली वायु में तैरते रहते हैं, तो ये ग्रीन डॉट्स ही शो कर रहे हैं क्या? फॉग। यही फॉग है, कोहरा है। नीचे की वायु कैसी थी? ठंडी, और ऊपर की वायु गर्म। तो इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। सारी कंडीशन लागू हो गई। कौन कौन? ऊपर बादल भी नहीं है, ठंडा शुष्क धरातल है, नीचे की वायु ठंडी है, ऊपर की वायु गर्म है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन, वायु शांत है
ऐसे कोहरे को हम लोग शीतकाल में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में देखते हैं। लिख लें। पार्थिव अथवा विकिरण कोहरा, पार्थिव विकिरण कोहरा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, शीतकाल में पाया जाता है। ये टेरेस्ट्रियल radiation fog occurs in the interior lands of the continent। चूंकि शुष्क काल है तो इस शुष्क काल के कारण अब यहाँ हवा में धूल भी रहती है, तो डस्ट पार्टिकल मेक दिस फॉग मोर इनविजिबल। शुष्क सतह की धूल इस कोहरे को और अधिक अपारदर्शी बना देती है। द डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट फ्रॉम ड्राई सरफेस, और ड्राई सरफेस पर ये कोहरा होता है, makes the fog more invisible। इसीलिए महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग होते हैं वो शुष्क शीतकाल में आवागमन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सुबह और शाम यानी शाम से लेकर सुबह तक यहाँ कोहरा छाया रहता है। सो द ट्रांसपोर्टेशन इनटू ड्राई लैंड सरफेसेस इन विंटर सीजन बिकम लेस पल्सेटिव, यानी कि जो परिवहन की जो गति है, जो धड़कन है परिवहन की, वो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में शुष्क शीतकाल में धीमी हो जाती है, क्योंकि दिन में तो चलते हैं, 6 घंटे मिलते हैं सेफ ट्रेवल करने के लिए, और बाकी घंटे शाम से लेकर सुबह तक दे आर अनसेफ बिकॉज ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ द एयर। इसीलिए ये हमारे लिए एक हैजार्ड जैसा हो जाता है। अब इस हैजार्ड से, इस प्राकृतिक दुविधा से ये अब कोई आपदा ना हो जाए, तो इसके लिए रेलवे सिग्नल्स यानी लैंड सरफेस जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो पूरा हैम्पर हो जाता है, जिससे कि कोई डिजास्टर ना हो जाए, कोई 2 ट्रेनें आपस में ना लड़ जाएं और एक्सप्रेस हाईवे पर चलती हुई गाड़ियां ना आपस में लड़ जाएं। टू अवॉइड द डिजास्टरस स्टेट सेवरल प्रिकॉशंस रूल्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड। कई सारे नियम और वो बनाए जाते हैं और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे, अब जहां सड़क है तो सतह है, अगर वो माइनिंग रीजन है, खनन क्षेत्र है या इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो अब वहां की वायु में और ज्यादा गंदगी यानी इम्प्योरिटीज होती हैं। जस्ट लाइक द ब्लैक कार्बन होगा, स्मोक्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड्स होंगी। दे फर्दर इंटेंसिफाई द इनविजिबिलिटी ऑफ द फॉग। और अगर इन क्षेत्रों में
औद्योगिक गतिविधियां हैं, खनन गतिविधियां हैं, तो उनसे उत्पन्न वायु प्रदूषक ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और इस कोहरे को घना बना देते हैं। तो विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द माइनिंग एक्टिविटी, द फॉग इनटू द इंटीरियर पार्ट आर बीइंग मोर डेंस एंड इनविजिबल। समय के साथ धीरे धीरे इन सब क्षेत्रों में जो कोहरे हैं वो पहले की अपेक्षा अधिक घने और अपारदर्शी होते चले जा रहे हैं। तो दिस opaqueness of the air during the winter season for most of the hours has been aggravated by the air pollution also, despite the natural factors। इस तरीके से क्वेश्चंस और बातें मेंस के लिए बनती हैं जो बड़ी रोचक है। हमारे कहने का मतलब ये था कि महाद्वीपों के आंतरिक भाग शुष्क शीतकाल में अब अधिक घने कोहरे से ढक जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो लोग सीधा बस एक ही दोषी पकड़ पाते हैं, कुछ भी हो, ग्लोबल वार्मिंग। नो डाउट ग्लोबल वार्मिंग इन सब में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, लेकिन आपसे एग्जामिनर को जिस चीज की अपेक्षा है उसे भी लिखिए, थोड़ा पर्टिकुलरली उसे मेंशन करिए। आप किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, कहीं कोई एक तरीके की ऐसी एक्टिविटी होती है, आपका उत्तर होता है कुछ उद्दंड छात्र, कुछ उद्दंड छात्र, तो लोग कहेंगे इनके पास कोई और इसका जवाब नहीं है, सम इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, सम इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, और लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं। लेकिन जब आपने उसे कभी इंस्पेक्ट किया, एग्जामिन किया, तो पर्टिकुलर छात्र को आप पकड़ लेंगे, अब उसका नाम बोलेंगे, दैट वाज द स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिसबिहेवियर एंड मिसहैपनिंग्स। तो इस तरीके की बात होती रहती है। तो कभी तो टू द पॉइंट की बात होनी चाहिए हमेशा। भारत की गरीबी का कारण कृषि, इस तरीके के जवाब। भारत की सीमाओं पर अशांति का कारण कुछ भी हो, पड़ोसी देश। तो इस तरीके के जो वेग आंसर होते हैं, ये इंट्रो वगैरह में कभी कह दिया ठीक है, लेकिन हमें टू द पॉइंट आंसर पर भी आना चाहिए। अब ग्लोबल वार्मिंग से रेनफॉल वेरिएशन हो रहा है, और जब रेनफॉल वेरिएशन बढ़ता है तो शुष्क क्षेत्र ज्यादा शुष्क हो रहे हैं, आर्द्र क्षेत्र ज्यादा आर्द्र हो रहे हैं। तो जब ज्यादा सूखे होंगे तो धूल ज्यादा होगी। रेनफॉल अगर कम हो गई है तो फिर लोग सिंचाई के लिए किसका उपयोग करेंगे? साधनों का। तो उसमें डीजल भी जलेगा, फ्यूल भी जलेंगे, और फ्यूल कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा, ग्रीन हाउस गैसेस भी आएंगी। तो फिर ये एग्रावेट हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग भी, और उस समय का जो कोहरा होगा वो ज्यादा घना हो जाएगा, क्योंकि वायु में उतना ज्यादा धुआं पहुंच गया। ये स्थितियां हैं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग से किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादन या कृषि प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, एक और बहुत अच्छी बात है जो ग्लोबल वार्मिंग को हर जगह आप समझते रहिए, बोल सकते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन स्पेसिफाई करिए, टू द पॉइंट बताइए। तो लोगों का मोह कृषि से थोड़ा कम होगा। जहां 4 भाई खेती कर रहे थे, एक कहेगा हम कर लेंगे, आप 3 लोग शहर की ओर जाइए। और जब वो 3 लोग शहर की ओर जाएंगे 4 भाइयों में से, तो वहां शहर में जो 6 घंटे इंडस्ट्री काम करती थी वो 12 घंटे करेगी, 12 घंटे वाली 18 घंटे करेगी, और 24 घंटे काम करेंगे। और जब इंडस्ट्रीज यूनिट्स में वर्किंग आवर्स 24 के हो जाएंगे, 6-6 घंटे की शिफ्ट में वहां लेबर्स मौजूद हैं काम करने के लिए, तो लगातार मशीनें चलेंगी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ज्यादा होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अगर किसी ने कहा कि साहब शहरों से गांव की ओर जो पलायन है वो भी वैश्विक ऊष्मन में वृद्धि करता है, जस्टिफाई इसको करें।
तो ये चीजें जो हमारे अपने सामान्य जीवन से जुड़ी हैं, और किताब में ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है। तो आपने कहा इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा धुआं उगलते हैं, तो इंडस्ट्री ज्यादा चलेंगी तो ज्यादा धुआं उगलेंगे। इंडस्ट्रीज जैसे कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ, एक टाइम पीरियड के लिए बंद कर दी गई, तो कम धुआं, और जब कम धुआं और एमिशंस कम हुए तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए प्रदूषण के स्तर में एक तात्कालिक कमी आई थी। स्पॉन्टेनियस रिडक्शन केम इनटू द एयर पोल्यूटेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन इम्पोज टू कर्ब डाउन द इन्फेक्शियस स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। तो जब ये सारी स्थितियां रही हैं और हम लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या हमें धरातलीय जो ज्ञान है या नहीं है। तो यहां हमने छोटा सा लिख दिया, शुष्क सतह की धूल इस कोहरे को और अधिक अपारदर्शी बना देती है। द डस्ट फ्रॉम द ड्राई सर्फेसेस मेक्स द फॉग मोर इनविजिबल एंड ओपेक। ये बात समझ में आ गई। इफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इज अ माइनिंग और इंडस्ट्रियल रीजन, then these continental fog become a what? Problem, hurdle in the land transport and even in the air transport, because they occupy the aerodrome or the aeroport at the height at least 1 meter from the ground. इन्हें ग्राउंड फॉग भी या टेरेस्ट्रियल फॉग के नाम से भी जाना जाता है। अब इतना काफी हो गया, अब हम लोग दूसरे फॉग पर चलते हैं। उस फॉग का प्रकार क्या है? तो दैट्स द टाइप ऑफ फॉग इज अधिवाहनी कोहरा, एडवेक्शन फॉग। इस पर आ जाए। अब हम लोगों को जो समझना है वो ये समझना था कि अधिवाहनी फॉग क्या है, एडवेक्शन फॉग क्या है। नाउ कम टू नंबर 2। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं एडवेक्शन फॉग। तो आप सब लोगों ने कन्वेक्शन सुना है, संवहन, और हम यहां अधिवाहन लिख रहे हैं। अधिवाहनीय कोहरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द एडवेक्शन। तो सबसे पहले हम एडवेक्शन समझें, बहुत आसान है। अगर ये सरफेस है और इस सरफेस से गर्म वायु ऊपर जाए, ठंडी होकर नीचे आए, इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। संवहन कहते हैं। ये हो गया। अब मान लो यहां हमने कहा कि ये गर्म वायु है और यहां पर हमने कहा कि ये ठंडी वायु है। तो इट इज द वार्म एयर, और वार्म एयर में गर्मी होगी तो ऊंची उठी होगी। ठंडी वायु नीचे बैठी होगी। ये ठंडी है, कोल्ड एयर, वेरी इजी। अब ठंडी वायु की हाइट अगर कम है और गर्म वायु की हाइट ज्यादा है, तो यही गर्म वायु यहां से इस पर स्प्रेड कर जाएगी, फैल जाएगी।
तो अगर गर्म वायु नीचे से ऊपर जाती है तो इसे हम संवहन कहते हैं, और अगर गर्म वायु क्षैतिज रूप से चलती है तो इसे हम अधिवहन कहते हैं, एडवेक्शन। तो अपराइजिंग वार्म एयर is the convection, while the horizontal spread of the warm air is called advection. अगर गर्म वायु नीचे से ऊपर उठे, सीधे ऊर्ध्वाधर गति करे तो संवहन, और अगर क्षैतिज गति करे तो अधिवहन। अब यहां अगर हम कह दें कि साहब वाटर भरा हुआ है, ये सागर है, तो यहां पर ये स्थल है, ये लैंड है। तो स्थल पर वायु सर्दियों में ज्यादा ठंडी है और सागर पर इतनी ठंडी नहीं है, तो यहां से जो सागर की भाप भी इसमें होगी। अब भाप और हीट सागर की यहां से अधिवहन के द्वारा पहुंच जाएगी, यानी ये जो महाद्वीप पर ठंडी और सूखी वायु थी, उसके ऊपर आके लद गई गर्म और आर्द्र वायु। अगर हम यहां देखें तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, तो ये है गर्म आर्द्र वायु और ये है ठंडी शुष्क वायु। तो नीचे का तापमान कम और ऊपर का तापमान ज्यादा, ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन। अब यहाँ की ये जो नमी है वो कंडेंस होकर के इस ठंडी शुष्क वायु में नीचे उतरेगी, तो ये फॉग बन जाएगा, एंड दिस इज व्हाट द एडवेक्शन फॉग। दूसरी भाषा में कोई ये क्या कहेगा कि सागर से ये क्या जा रही है, स्टीम, भाप जा रही है, और यही भाप ऊपर उठती है और ऊपर उठकर फैलती है, तो महाद्वीप पर जो वायु का लेवल नीचे था उस पे जाके बैठ जाती है, और जब ये बैठ गई तो फिर इसके बैठने से वहां कोहरा बनता है। सो दिस इज द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ स्टीम फ्रॉम सी टू लैंड। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ स्टीम और वार्म एयर इज नोन एज advection. Such type of fog are called advection fog. Advection fog also known as the steam fog. Advection fog को हम steam fog भी कहते हैं। तो अब डायग्राम में जो कुछ हम लोगों ने समझा है उसको लिख लें। जब गर्म वायु धरातलीय गर्म वायु ठंडी होने के लिए सीधे ऊपर उठती है तो इसे संवहन कहा जाता है। यदि गर्म वायु क्षैतिज रूप से ऊपर या नीचे ना जाके क्षैतिज रूप से
प्रसारित हो या गतिशील हो, तो इसे अधिवहन कहा जाता है। When warm air moves upward from Earth's surface, to be cooled down, then it is called convection. If the warm air or gas moves horizontally, it is called advection. तब हम इसे एडवेक्शन कहते हैं। ये अब कहने का मतलब ये हो गया कि इसे हम और स्पष्ट कर दें। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से वायु ऊपर उठती है और ये ठंडी होकर नीचे आती है, तो इस सब को कन्वेक्शन कहा जाता है। यही संवहन है। अब मान लो यही सरफेस हमने फिर बनाया, अब इस सरफेस पर ये गर्म वायु इधर गई, हॉरिजॉन्टल मोशन है ये, और ठंडी वायु ये गई। तो जब वर्टिकल है पहिया ऐसे, ऊर्ध्वाधर मोशन है तो कन्वेक्शन, और जब हॉरिजॉन्टल है तो एडवेक्शन। इसको एडवेक्शन कहते हैं। ये संवहन है। इसको अधिवहन कहते हैं। नाउ क्लियर? तो अब यहां जो स्टीम फॉग या सी फॉग है या एडवेक्शन फॉग है, वो यही है। स्टीम गई तो स्टीम फॉग कहेंगे, सागर से गया तो ये नमी महाद्वीप की ठंडी सतह पर बैठ गई, तो फिर इसे हम सी फॉग या सागरीय कोहरा कहते हैं। ये समुद्र तटों पर होते हैं। यानी कि एडवेक्शन फॉग आर वेरी कॉमन एट द सी कोस्ट। लिख लें। संवहनी कोहरे संवहनी कोहरा समुद्र तटों पर बनता है। एडवेक्शन फॉग occurs at the sea coast
क्यों? क्योंकि जो समुद्र तट हैं वो स्थल हैं और वो शाम से ठंडे होने लगते हैं। तो इन द पोस्ट नून आवर्स the land surface start to cool rapidly than the सी सरफेस नियर बाय। तो कोस्टल लैंड जो स्ट्रिप्स होते हैं वो तेजी से ठंडे होने लगते हैं और इनकी वायु शांत होकर नीचे बैठने लगती है, जबकि महासागर में अभी भाप की अधिकता है एंड देयर एयर रिमेन्स एलिवेटेड, और नीचे से ऊपर उठने की उनकी गति बनी रहती है। Convection fog occurs at the sea coast. समुद्र तट स्थल होने के कारण अपराह्न से दोपहर के बाद से ठंडे होने लगते हैं। ये जिससे तटों पर स्थित वायु भी ठंडी एवं शांत होने लगती है। Coasts are the land cools rapidly in the post-noon hours. The air lying over also cools and settles down वो भी ठंडी होकर नीचे बैठने लगती है। तो अब इससे हुआ क्या, थोड़ा इसका जूम वाला मैप बना दें, बड़ा कर दें। ये सागर की तली है, ये कोस्ट है। अब यहाँ पर आप वाटर भर लीजिए, ये सागर हो गया, ये लैंड है। अब जैसे ही शाम का वक्त शुरू हुआ, पोस्ट नून आवर्स हैं, तो यहाँ पर ये जो एयर है वो ठंडी और शांत होने लगी। ये है, लेकिन अब जो इसके ऊपर जो यहाँ एयर है सागर के ऊपर, ये तो वार्म एयर है। This is the warm and humid air. गर्म और आर्द्र वायु, क्योंकि वाटर वेपर है इसमें। दिस वन इज द कोल्ड एंड ड्राई एयर। इफ दिस वार्म एयर transferred
अब अगर ये गर्म वायु क्षैतिज रूप से चल गई, इट इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो अब ये वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स यहां भी इसके साथ भी आ जाएंगे। और मॉइस्चर भी यहां होगा। तो जो मॉइस्चर के पार्टिकल इसके संपर्क में आएंगे कोल्ड एयर के, वो कंडेंस होकर के नीचे आएंगे और यहाँ निचली वायु में क्या बन जाएगा, फॉग। ये है। एनी डाउट? तो ये अधिवहन हो गया। और ये यहां पर कोहरा बन गया, क्योंकि पोस्ट नून में यहाँ की जो वायु थी वो कैसी थी, ठंडी एवं सूखी थी। ये ठंडी होने लगी और ये वायु गर्म एवं आर्द्र है। और गर्म और आर्द्र वायु ज्यादा ऊंची होती है और ये नीची सी है, तो हमेशा अब ये वायु इसके ऊपर उतर जाएगी, इधर फैल जाएगी क्षैतिज रूप में। इसे हम अधिवहन कहते हैं। तो इसमें क्या थी, स्टीम थी, फॉग था, सॉरी स्टीम भाप थी, यानी महासागरों की भाप ठंडी वायु के ऊपर आकर फैल जाती है। क्यों? क्योंकि महाद्वीप पर वायु, ठंडी वायु की ऊंचाई कम है और महासागर पर गर्म वायु की ऊंचाई अधिक है। लिख लें, महासागर की सतह पर स्थित गर्म वायु अधिक ऊंची तथा तट पर स्थित वायु ठंडी एवं नीची रहती है। जिससे सागरीय वायु एवं वाष्प तट पर स्थित ठंडी वायु पर फैल जाती है, ठंडी वायु के ऊपर फैल जाती है। परिणाम स्वरूप हुए संघनन तथा निक्षेपण से, प्रेसिपिटेशन से परिणाम स्वरूप हुए संघनन एवं निक्षेपण से, निक्षेपण मतलब ऊपर से नीचे, निक्षेपण से, तो जब संघनन हुआ तो गर्म वायु से नमी कहाँ आ गई, ठंडी वायु। निक्षेपण से कोहरा का निर्माण होता है। द वार्म एयर एट सी सरफेस more taller than cold air of the coast. Thus,
the warm air and its steam means vapor spread over the cold air of the coast. Condensation and precipitation make the fog. ये वो कोहरे का निर्माण कर देते हो। इसी कोहरे को हम सागरीय कोहरा या स्टीम फॉग, बाष्प कोहरा भी कहते हैं। अधिवहनी कोहरा ही सागरीय कोहरा अथवा बाष्प कोहरा कहलाता है। तो एडवेक्शन फॉग called as steam fog, sea fog, इसे हम सी फॉग भी कह देते हैं। ये हो गया। तो ये समुद्र तटों पर शाम को से लेकर के जब भाप सेटल हो जाए तो शाम, सुबह या रात्रि में ये हमको दिखाई पड़ता है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द फॉग। कोहरे के अगले प्रकार पर जाते हैं। तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब पर्वतीय ढाल का कोहरा, अपस्लोप फॉग। नाउ कम टू अपस्लोप फॉग, पर्वतीय ढाल का कोहरा और उसके जो अलग वर्जन्स हैं हम लोग उन पर बात करेंगे। सो in the next lecture, अगले